दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन उपागम में संचार का सिद्धांत है वो पढ़ लिया था। आज हम एक साथ में दो सिद्धांत पढ़ेंगे। नंबर 1 उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी, और दूसरा है नव उदारवादी, नव उदारवादी। ये दो उपागम पढ़ेंगे हम आज एक साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उदारवादी देख लेते हैं। देखो क्या है उदारवादी, यानी उदारवादी वो होते हैं जो अपने मानव के विवेक के अनुसार कार्य करते हैं, यानी अपना जो विवेक है यानी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। कहने का मतलब है मानव है वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, वो क्या है उदारवादी है। कैसे उदारवादी है वो स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरी बात है कि उदारवादी है वो राज्य की जो भूमिका है वो कम से कम लेना चाहते हैं। ठीक है ना। देखो उदारवाद का जो जन्म है वो 17वीं शताब्दी में होता है। कब? 17वीं शताब्दी में। ठीक है। और जो उदारवाद है इसका जन्म स्थान है वो ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन है। उदारवाद का जन्म स्थान ब्रिटेन है। और इसके जो प्रथम उदारवादी जनक बोल सकते हैं या प्रथम उदारवादी हैं वो जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक है। तो उदारवाद का घर तो कहा जाता है ब्रिटेन को, और उदारवाद के जो जनक है वो कहते हैं जॉन लॉक को। ठीक है ना। यानी जिनका मतलब है कि आधुनिक नागरिक समाज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही मानव प्रगति में संभव हो सकती है। ये पूंजीवादी समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं। किसको? पूंजीवादी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है ना। यानी ये मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही मानव की प्रगति हो सकती है। उदारवादी उपागम के जो प्रमुख समर्थक है उसका नाम है स्टीवन लेमी। स्टीवन लेमी है ये उदारवाद के समर्थक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत उदारवाद में कुछ मान्यताएं दी, यानी जो विशेषताएं बताई वो क्या थी। नंबर 1 मानव विकास के लिए लोकतंत्र को अनिवार्य मानते हैं। किसको अनिवार्य मानते हैं मानव विकास के लिए? एक तो लोकतंत्र को। लोकतंत्र है वो मानव विकास की प्रथम पीढ़ी या सीढ़ी मानते हैं। ठीक है। नंबर 2 है युद्ध का हमेशा के लिए परित्याग कर देना चाहिए, यानी युद्ध का विरोध। क्या करते हैं? युद्ध का विरोध करते हैं। तीसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य अभिकर्ता जो राज्य को नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? जो राज्य को क्या नहीं मानते? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो अभिकर्ता नहीं मानते राज्य को, लेकिन MNC यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ राज्य की भूमिका को स्वीकार जरूर करते हैं। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिकर्ता नहीं मानता है, लेकिन है ना, लेकिन इसको क्या मानते हैं? इसका सहायक जरूर मानते हैं। क्या मानते हैं? सहायक। 3 बात। नंबर 4 उदारवादी राष्ट्र हित को सैनिक हित की तुलना में व्यापक मानते हैं। किसको मानते हैं? राष्ट्र हित को ज्यादा महत्व देते हैं। किसको? राष्ट्र हित को बजाय सैनिक हित के। कुछ देश है वो सैनिक हित को अपना ज्यादा लक्ष्य मानते हैं, लेकिन उदारवादी है वो राष्ट्र हित की तुलना में, जो सैनिक हित की तुलना में राष्ट्र हित को ज्यादा महत्व देते हैं। और राष्ट्र हित में भी आर्थिक और तकनीकी हित होने चाहिए। किसमें? राष्ट्र हित में भी। कौन से? एक तो आर्थिक हित और प्लस दूसरा है तकनीकी हित है उसको ज्यादा महत्व देते थे। तो ये उदारवाद की जो थी वो स्टीवन लेवी
किसने? स्टीवन लेमी ने इस प्रकार की विशेषताएं बताई है। किसकी? उदारवाद की। ठीक है ना। तो देखो, अब उदारवाद के कुछ सिद्धांत है। ये तो थे उदारवाद की जो स्टीवन लेमी द्वारा बताई गई विशेषताएं। ठीक है। अब कुछ उदारवाद के जो सिद्धांत है वो देखते हैं। चलो देख, उदारवाद के सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत कौन कौन से? देखो, उदारवादी सिद्धांत 3 ही सिद्धांत मान्य है। देखो, नंबर 1, व्यक्ति प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय अनिवार्यता, यानी व्यक्ति है वो प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय अनिवार्यता। क्या है? प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय अनिवार्यता है, लेकिन राज्य बहुलवादी स्वरूप का समर्थन करते हैं। किसका? राज्य का कौन सा स्वरूप होना चाहिए? बहुलवादी। बहुलवादी का मतलब है कि जितने भी राज्य में संस्था होती है वो सारी क्या सारी संस्थाएं हैं उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए। बहुलवादी यानी सभी संस्थाओं में, बहुल का मतलब ज्यादा, उन सभी को महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर दो है कि राज्य अपने हितों की तो पूर्ति करते हैं, साथ ही साथ दूसरों के हितों को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है ना। राज्य है वो अपने हितों की तो पूर्ति करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के हितों की भी पूर्ति का ध्यान रखते हैं। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एकीकृत व्यवस्था मानते हुए अराजकतावादी नहीं मानते। यानी मानते क्या है? एकीकृत व्यवस्था। एकीकृत व्यवस्था तो मानते हैं। क्या मानते हैं? एकीकृत व्यवस्था तो मानते हैं, लेकिन क्या नहीं मानते? अराजकतावादी व्यवस्था नहीं मानते। क्या नहीं मानते? अराजकीय नहीं मानते। ठीक है। नंबर 3, तीसरा है कि राष्ट्रों के हितों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पारस्परिक निर्भरता लाते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति स्थायित्व आता। पारस्परिक निर्भरता का मतलब है कि एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है। ठीक है। पारस्परिक निर्भरता लाते हैं। मतलब कहने का है कि भाई इस पारस्परिक निर्भरता से क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायित्व आता है। क्या आता है? स्थायित्व है, क्योंकि एक देश है वो दूसरे देश पर निर्भर रहता है। ये इतना छोटा सा था उदारवाद। अब हम देखते हैं नव उदारवाद, यानी जो नया उदारवाद है वो। ये तो 17वीं शताब्दी में उदारवादी था। इसके जनक थे वो जॉन लॉक थे, इनका घर है इंग्लैंड। और स्टीवन लेवी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कुछ सिद्धांत या मान्यताएं या विशेषताएं बताई हैं। अब नव उदारवाद, कौन सा? नव उदारवाद। देखो, नव उदारवादी सिद्धांत उदारवादी उपागम को ही मानते हैं। कैसे? यानी उसके बाद का, यानी उसे बोल सकते हैं आदोपांत करते हुए यह मानता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख कर्ता तथा गैर राज्यकर्ता यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी महत्वपूर्ण मानता है। एक तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख कर्ता है, ठीक है, तथा गैर राज्यकर्ता, एक तो राज्य, ठीक है, प्लस गैर राज्यकर्ता प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनको भी महत्वपूर्ण स्थान देता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे गैर राज्यकर्ता को बोलते हैं NSA और लिटिल s, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जैसे मानते हैं इंटरनेशनल IGOS, तो ये माना जाता है इनको, ठीक है ना। इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। कौन? नव उदारवादी, ठीक है। क्योंकि देखो, शीत युद्ध के काल में राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बढ़ते हुए सहयोग एवं अंतर्निर्भरता को देखते हुए नव उदारवाद को नव उदार संस्थावाद भी कहा जाता है। कब? शीत युद्ध। अगर किसी ने शीत युद्ध नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाके देखे, शीत युद्ध मैंने पूरा डाल रखा है। शीत युद्ध के काल में
राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बढ़ते हुए सहयोग एवं आत्मनिर्भरता। क्या? सहयोग प्लस आत्मनिर्भरता। सहयोग व आत्मनिर्भरता के चलते नव उदारवाद को नव उदार संस्थावाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव उदार संस्थावाद। संस्थावाद किसकी वजह से? शीत युद्ध की वजह से। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, नव उदारवाद है। देखो, ब्रेटन वुड व्यवस्था नाम सुना कभी? एक व्यवस्था लागू हुई थी, ब्रेटन वुड। ये जो ब्रेटन वुड है, ये व्यवस्था यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता है उसको माना जाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसके अंडर में आता है। जो ब्रेटन वुड जो समझौता हुआ व्यवस्था है, ये किसके अंडर में आती है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता। यानी इसका मतलब है कि देखो, ब्रेटन वुड व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? ब्रेटन वुड व्यवस्था के माध्यम से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता नव उदारवाद की जड़ें निहित है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता। मौद्रिक स्थिरता की जड़ें है वो निहित है। नव उदारवाद, यदि हम परिभाषा के रूप में देखें नव उदारवाद की, तो नव उदारवाद की परिभाषा होगी कि अहस्तक्षेपवाद। कौन सा? अहस्तक्षेपवाद। अहस्तक्षेप का मतलब है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। पूंजीवाद। पूंजीवाद, ठीक है, या फिर पूंजीवाद बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद बाजार अर्थव्यवस्था पर आधारित, यानी निजीकरण और व्यापारिक समझौता। निजीकरण व व्यापारिक समझौता। व्यापारिक समझौता, ये नव उदारवाद की परिभाषा है कि भाई हस्तक्षेपवाद, पूंजीवादी बाजार जो अर्थव्यवस्था है उसका निजीकरण व व्यापारिक समझौता ही क्या है? नव उदारवाद है। कहने का मतलब है जो आपस में जो हस्तक्षेपवादी और पूंजीवादी जो विचारधारा है उसको महत्व देने वाली ये एक विचारधारा है। कौन सी? नव उदारवाद। आगे देखते हैं। देखो, नव उदारवाद को जो मानने वाले जो समर्थक हैं वो देखो, एक तो गुस्ताव सेन। देखो, स्टीफेन गुस्ताव सेन, इसके समर्थक कौन कौन है? एक तो स्टीफेन गुस्ताव सेन। स्टीफेन गुस्ताव सेन। इसके अलावा रोनाल्ड रीगन। कौन? रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन, गुस्ताव सेन। इसके अलावा है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर। थैचर बोल दो, थैचर ही होगा, थैचर कैसे बोल रहे? मार्गरेट थैचर। इसके अलावा आते हैं आलन ग्रीस्पान। आलन ग्रीस्पान, ये इसके समर्थक है। किसके? जो नव उदारवाद है इसके समर्थक हैं स्टीफेन गुस्ताव सेन, रोनाल्ड रीगन, मार्गरेट थैचर और आलन ग्रीस्पान। तो ये समर्थक है। देखो, जो नव उदारवाद है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं। हम देखेंगे नव उदारवाद की विशेषताएं। नव उदारवाद की विशेषताएं।
विशेषताएं। क्या देखना हमको? नव उदारवाद की विशेषताएं। ठीक है, देखो नंबर 1, मानव विवेक में आस्था रखता है। क्या रखता है? मानव किस में आस्था रखता है? विवेक में। ठीक है, विवेक का मतलब है स्वयं। मानव क्या रखता है? मानव विवेक में आस्था रखता। परंपरावादी उदारवाद जितनी आशा मनुष्य में रखते हैं उतनी ही आशा भी नहीं रखता है और ज्यादा निराशा भी नहीं रखता। जो कहता है कि परंपरागत जो उदारवाद है जितनी आशा मनुष्य से रखता है उतनी ही आशा भी नहीं रखता। जितनी आशा मनुष्य से रखता है उतनी आशा मनुष्य से नहीं भी रखता, लेकिन उससे ज्यादा बात यह है कि वो निराशा भी नहीं रखता। क्या नहीं रखता? निराशा भी नहीं रखता। ठीक है ना। वह मनुष्य में सहयोग और असहयोग दोनों गुण पाता है। कौन कौन से मनुष्य में? सहयोग प्लस असहयोग, असहयोग, ये दोनों गुण मानता है। ठीक है, वह मनुष्य में सहयोग और असहयोग दोनों ही गुण मानता है, यानी दोनों गुणों की बात करता है। नव जो उदारवादी है ये उपागम प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का समर्थन करता है। ये इतनी बातें बताई है तो उदारवाद की थी, जबकि नव उदारवाद कौन सा नव उदारवाद है वो किससे? प्रक्रियावादी सिद्धांत का समर्थन करता है। कौन करता है? प्रक्रियावादी सिद्धांत का समर्थन। नव उदारवादी है वो प्रक्रियावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। नंबर 2, एक नंबर बात आ गई। जो नव उदारवादी है वो प्रक्रियावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। नंबर 2 है ये मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार और पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों का भी समर्थन करता है। किसका? एक तो मुक्त बाजार, दूसरा है मुक्त व्यापार, तीसरा है जो पश्चिमी मूल्य, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सब भी समर्थन करता है। पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों का भी समर्थन करता है। किसका? तो लोकतांत्रिक मूल्यों का भी समर्थन करता। कौन करता है? नव उदारवाद। नंबर 3, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो वित्तीय संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का भी समर्थन करता। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में जो वित्तीय संस्थाएं बनी, कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं बनी थी, जो वित्तीय संस्थाएं, कौन सी? वित्तीय संस्थाएं हैं उनका समर्थन करता है, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका भी समर्थन करता है। कौन? नव उदारवाद। नंबर 4, यह राष्ट्रीय हित को नैतिकता की तुलना से ज्यादा महत्व मानता है। किसको? राष्ट्रीय हित को नैतिकता की तुलना में ज्यादा महत्व देता। किसको? राष्ट्रीय हित को नैतिकता की तुलना में ज्यादा महत्व देता। कौन? नव उदारवादी। नंबर 5 कहता है कि ये विश्व व्यवस्था है इसकी भी बात होनी चाहिए। यानी जो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? विश्व व्यवस्था। ये नव उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं थी। अब जो नव उदारवादी उपागम है इसके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत, यानी जो निम्न उपागम है, इसके क्या क्या महत्व है, यानी क्या क्या बातें हैं ये समर्थन या करते हैं, देखते हैं। हम देखेंगे प्रमुख नव उदारवादी उपागम कौन कौन से। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की दृष्टि में जो प्रमुख नव उदारवादी उपागम है वो कौन कौन से हैं। देखो, नंबर 1, ध्यान रखना, 4 दे देंगे, एक अलग दे देगा, पूछ लेंगे तो क्या बताएंगे। देखो, नंबर 1, विश्व राज्य सिद्धांत या दृष्टिकोण। कौन सा? 1 नंबर है विश्व राज्य सिद्धांत। उपागम भी बोल सकते हो सिद्धांत की जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नंबर 2 है बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी
वादी सिद्धांत। ठीक है। नंबर 3 है, नंबर 3 आएगा भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण सिद्धांत। ये भी नव उदारवादी सिद्धांत की आता है। नंबर 4 है निवारकता का सिद्धांत, निवारकता का सिद्धांत, निवारकता का सिद्धांत। नंबर 5 है निर्भरता, निर्भरता और अंतर्निर्भरता का सिद्धांत, और अंतर निर्भरता का सिद्धांत का सिद्धांत। नंबर 6 है कार्यात्मकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मकवाद का सिद्धांत। ये 6 नव उदारवादी सिद्धांत है। इनमें से पूछ ले, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है इनमें से। देखो, एक तो विश्व राज्य का सिद्धांत मानते हैं जो नव उदारवादी इसको उपागम मानते हैं। दूसरा है बहुलवादी उपागम भी मानते हैं, भूमंडलीकरण को भी उपागम मानते हैं, निवारकता का सिद्धांत भी मानते हैं, निर्भरता और अंतर्निर्भरता का भी सिद्धांत मानते हैं, और कार्यात्मकवाद और सिद्धांत मानते हैं। ठीक है ना, कार्यात्मकवाद का भी सिद्धांत मानते हैं। ये हो गया हमारा नव उदारवादी सिद्धांत। अब आगे हम पढ़ ले हैं, देखो अब हम पढ़ते हैं निर्भरता का सिद्धांत। ये छोटे छोटे हैं इसलिए एक साथ में ही बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि वीडियो जब लंबा होता है तो बोर होने लगते हैं, तो छोटे छोटे वीडियो इसीलिए 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का वीडियो होना चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। देखो आगे अब हम पढ़ लेते हैं निर्भरता का सिद्धांत। किसको? निर्भरता का सिद्धांत। नाम से ही स्पष्ट है, निर्भरता यानी दूसरों पे निर्भर। देखो, इसको एक और भी सिद्धांत, इसको प्राश्रितता का सिद्धांत भी कहते हैं। किस क्या? प्राश्रितता का सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्राश्रितता। इसको प्राश्रितता का सिद्धांत भी कहते हैं। देखो, निर्भरता का सिद्धांत या प्राश्रितता का जो सिद्धांतकार है उनका अपना मूल विचार लेनिन के विचारों से प्राप्त हुआ। किससे? लेनिन। ध्यान रखना, जो ये निर्भरता का सिद्धांत है ये लेनिन के विचारों से प्राप्त किया। दूसरी बात, ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार विश्व कोर यानी केंद्र एवं परिधि को विभाजित किया गया है। यानी विश्व कोर, ठीक है, इसको अलग देखें तो केंद्र या एवं परिधि में विभाजित किया गया। किसमें? परिधि में। कि भाई इनका मानना है जो संसार है वो केंद्र और उसके चारों ओर का क्षेत्र है उसमें विभाजन कर दिया। ठीक है ना। कहने का मतलब है इन्होंने दो चीजों में बांटा विश्व को। किसमें? एक तो अल्प विकसित। कौन से? अल्प विकसित। दूसरा जो हिस्सा, पहला तो हो गया अल्प विकसित यानी जिनका कोई विकास नहीं हुआ, ठीक है ना, जो विकास की क्षेत्र में है। दूसरा है विकसित देश। कौन सा? विकसित। इसको तो मान लिया परिधि और इसको मान लिया केंद्र। जो विकसित देश हैं उनको तो केंद्र मान लिया और जो अविकसित देश हैं उनको क्या मान लिया? परिधि मान लिया। ठीक है ना। इनमें कोर और परिधि क्या करता है? ये केंद्र है, इनका मानना है ये केंद्र क्या करता है? जो कोर है, ये परिधि वाले क्या है? ये परिधि वाले ही तो हुए परिधि। ये जो केंद्र वाले हैं ये अल्प विकसित यानी विकसित देश है वो परिधि वाले का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? शोषण करते हैं। ये केंद्र वाले किसका शोषण करते हैं? परिधि वाले का। और परिधि वाले कौन है? जो अविकसित है, जो अल्प विकसित है। ठीक है ना, थोड़े विकसित हुए हैं। और ये शोषण का कारण है वो विनिमय की असमानता। क्या है? विनिमय की समानता है।
किसको मानते हैं? विनिमय की समानता को क्या मानते हैं? शोषण का कारण मानते हैं। कौन? निर्भरता के सिद्धांत वाले जो लेखक है वो। ठीक है ना। यानी जो कहने का मतलब है कि जो ये जो प्राश्रिता यानी निर्भरता का सिद्धांत है, इसमें तीसरी दुनिया के जो देश हैं, यानी किसने? तीसरी दुनिया के देश, अविकसित देश नहीं यानी अल्प विकसित देश हैं, इनका मानना है जो तीसरी दुनिया, कौन सी? तीसरी दुनिया। जो तीसरी दुनिया है वो क्या नहीं? वो अविकसित नहीं, वो अल्प विकसित है। तीसरी दुनिया वाले क्या है? अल्प विकसित। कौन मानते हैं? ये मानते हैं निर्भरता के सिद्धांत वाले, आप परिसरता सिद्धांत वाले। ठीक है ना। इनके मान्यकार जैसे एक तो समीर अमीन, यहां पे लिख देता हूं, जो प्राश्रिता या निर्भरता के सिद्धांत के समर्थक हैं। एक तो समीर अमीन है, समीर अमीन। एक है आंद्रे गुंडर फ्रैंक, एक है आंद्रे गुंडर फ्रैंक। एक तो है समीर अमीन और एक है आंद्रे गुंडेर फ्रैंक। ठीक है ना। ये दो इनके लेखक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है, इनकी दोनों की पुस्तक का नाम है कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म अंडर एंड अंडर, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। इनकी ये पुस्तक है। किसकी? आंद्रे गुंदेर फ्रैंक और समीर अमीन ने एक पुस्तक लिखी, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। किसको? लैटिन अमेरिका पुस्तक लिखी। कौन लिखते हैं? समीर अमीन और गुंदेर फ्रैंक लिखते हैं। ठीक है ना। निर्भरता के जो सिद्धांतकार यानी जो समर्थक है, एक तो समीर अमीन है और एक गुंदेर फ्रैंक है। इसके अलावा एक नाम और आता है वाल्स ट्रेन, ये भी इसका समर्थक है। इसके अलावा डांस सांतोस ये भी इसका समर्थक है। किसका? निर्भरता का सिद्धांत का। इसके अलावा आता है संकल, ये भी इन निर्भरता सिद्धांत का ही समर्थक है। इसके अलावा है स्टावहेगन, ये भी है। ठीक है ना। और इसके अलावा है मेनन, ये क्या है? निर्भरता सिद्धांत के समर्थक है। ठीक है ना। देखो इस निर्भरता सिद्धांत में एक व्यक्ति है एजी फ्रैंक, इन्होंने एक बात कही थी। किसने? एजी फ्रैंक ने निर्भरता सिद्धांत के बारे में एक बात कही थी। एजी फ्रैंक, वो बात थी कि भाई इन्होंने एक कथन बोला था, यानी ये कोटेशन दी थी कि अल्प विकसित राज्यों तथा विकसित केंद्र के आपसी संबंध निम्न स्तर के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। क्या कहा था एजी फ्रैंक ने? जो अल्प विकसित राज्य तथा विकसित केंद्र के आपसी संबंध, एक बार फिर सुनना, अल्प विकसित राज्यों तथा विकसित केंद्र के आपसी संबंध निम्नतर के विकास के लिए उत्तरदायी है। कौन विकास? किसके लिए? जो निम्नतर विकास होता है किसका? अल्प विकसित का, उसका उत्तरदायी कौन है? विकसित यानी केंद्र है। ठीक है ना। इसके अलावा वालस ट्रेन जो निर्भरता सिद्धांत के समर्थक है, जो एक अमेरिकी समाजवादी है, अमेरिकी समाजशास्त्री। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री है। कौन? वालस ट्रेन।
ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कि द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। क्या नाम है? द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है वॉलस्ट्रेन की, ठीक है ना। तो भाई इनके अलावा एक पुस्तक और भी लिखी थी, जैसे जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर, ठीक है ना। इसके अलावा एक पुस्तक थी कि डिक्लाइन एंड अमेरिकन पावर। तो ये दो पुस्तक और थी कि एक तो पुस्तक थी जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर और दूसरी थी डिक्लाइन एंड अमेरिकन पावर। देखो वॉलस्ट्रेन भी मार्क्सवादी विचारक है। कौन सा विचारक है ये? मार्क्सवादी विचारक है, जिन्होंने विश्व व्यवस्था यानी विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। विश्व व्यवस्था को किसको? विश्व व्यवस्था को किसने? वॉलस्ट्रेन ने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी। विश्व अर्थव्यवस्था की किसने? वॉलस्ट्रेन ने विश्व व्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। इनके अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था है। किसके अनुसार? वॉलस्ट्रेन के अनुसार जो विश्व व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है? पूंजीवादी और बाजारवादी व्यवस्था है। किसके अनुसार? वॉलस्ट्रेन के अनुसार, ठीक है। इन्होंने विश्व व्यवस्था में राज्य के 3 भागों में बांट दिया। विश्व की जो व्यवस्था है वॉलस्ट्रेन ने राज्य की व्यवस्था को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 वो भाग कौन कौन से? कोर। कोर का मतलब है केंद्र यानी सेंटर। नंबर 2 अर्ध परिधि। अर्ध परिधि यानी न तो बीच को, न तो विकसित और न अविकसित, ठीक है ना, अर्ध परिधि। तीसरी है परिधि। नंबर 3 परिधि। इन 3 भागों में बांट दिया किसने? वॉलस्ट्रेन ने, ठीक है ना। किसने बांटा? वॉलस्ट्रेन ने निर्भरता के सिद्धांत में कोर, अर्ध परिधि और परिधि इन 3 भागों में बांट दिया। तीनों का परस्पर संबंध शोषणकारी होता है। कैसा होता है कि परस्पर है वो शोषण कैसा होता है, यानी संबंध है वो कैसा होता है? शोषणकारी होता है। शोषणकारी होता है कि नहीं होता वो बताता हूं। देखो कोर के द्वारा परिधि एवं परिधि के द्वारा अर्ध परिधि दोनों का शोषण किया जाता है। कोर के द्वारा परिधि और परिधि के द्वारा अर्ध परिधि इनका शोषण किया जाता। आई बात समझे? यानी कोर के द्वारा तो परिधि, कोर है ये किसका शोषण करता है? परिधि का। और परिधि है वो किसका शोषण करती है? अर्ध परिधि का, ठीक है ना। इन दोनों ही द्वारा इस अर्ध परिधि के देशों में आने वाले देशों की है वो शोषण किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? कोर और परिधि वाले के द्वारा, ठीक है ना। जबकि अर्ध परिधि द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। जो अर्ध परिधि है ये किसका शोषण करती है? परिधि का शोषण करती है। कोर परिधि का, अर्ध परिधि का परिधि का, तो ये क्या है? शोषण होता है। तो एक बार फिर बताता हूं, यानी कोर के द्वारा परिधि, कोर के द्वारा परिधि का शोषण होता है। किसका शोषण होता है? कोर के द्वारा परिधि का। कोर के द्वारा किसका शोषण होता है? यानी कोर किसका शोषण करता है? कोर करता है परिधि का। किसका शोषण किया? कोर ने किसका शोषण किया? परिधि का शोषण किया, ठीक है ना। एवं अर्ध परिधि दोनों का शोषण करती है। क्या अर्ध परिधि है वो किसका शोषण करती है? ये दोनों का ही शोषण करती है। एक तो कोर का भी करती है और एक परिधि का भी शोषण करती है। अर्ध परिधि है वो दोनों का ही शोषण करती है। कोर परिधि का शोषण करता है, अर्ध परिधि है वो किसका? ये दोनों का ही शोषण करती है। कोर का भी करती है और परिधि का भी करती है, ठीक है। जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। जबकि अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है। अब इसका शोषण कौन करेगा? अर्ध परिधि।
यही है निर्भरता का सिद्धांत, यानी वॉलस्टोन ने ये समझाने की कोशिश की है। अब देखें आगे। और वालस्टीन के अनुसार कोर और राष्ट्र की विशेषता क्या है? किसके अनुसार? वालस्टीन के अनुसार। ये अलग नाम है भाई, वो अलग था, वॉलस्टीन। इनके अनुसार कोर की है वो अलग प्रकार की विशेषताएं बताई गई, यानी राष्ट्रों की विशेषता। देखो नंबर 1 लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतांत्रिक सरकार, एक तो है लोकतांत्रिक सरकार। नंबर 2 कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य। नंबर 3 विनिर्मित पदार्थों का जो निर्यात व कच्चे पदार्थों का आयात करने वाली, जो विनिर्मित होते हैं ना, विनिर्मित पदार्थ, उनका जो निर्यात करते हैं और जो आयात करते हैं वो, ये क्या है? आयात व निर्यात करने वाले। ठीक है, ये है, ये कोर के, ये कोर वाले हैं। कौन है? ये कोर की विशेषता बताई है वालस्टीन ने। अब हम देखते हैं अर्ध परिधि की विशेषता। अर्ध परिधि की विशेषता क्या है, यानी अर्ध परिधि वाले देश है उनकी विशेषताएं क्या आती है। ठीक है, इनके यानी एक अर्ध परिधि वाले अधिनायकवादी, नंबर 1 क्या होते हैं? अधिनायकवादी। एक तो ये अधिनायकवादी होते हैं, क्या होते हैं? अधिनायकवादी सरकार होती है इनमें। ठीक है ना। नंबर 2 है कल्याणकारी सुविधाएं केवल अल्प रूप से ही प्रदान की जाती हैं। जो कल्याणकारी सुविधाएं होती है ना, कल्याणकारी सुविधा नाम मात्र की, किसमें? अर्ध परिधि में। नंबर 3 है कच्चे पदार्थ व विनिर्मित वस्तु दोनों का आयात व निर्यात किया जाता है। तो ये बात तो है ना, कच्चे व विनिर्मित, इन दोनों का ही आयात व निर्यात किया जाता है। इसमें तो केवल विनिर्मित था कोर यानी केंद्र वाले में, इसमें कच्चे माल का भी अर्ध परिधि वाले में, और विनिर्मित दोनों का ही आयात व निर्यात किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं परिधि वाले देश है उनकी विशेषता। कौन सी? परिधि वाले। ठीक है, परिधि वालों की विशेषता ये है, नंबर 1 गैर लोकतांत्रिक, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक नहीं होते, ये गैर लोकतांत्रिक यानी राजाशाही शासन वगैरह इनका प्रयोग होता है इन देशों में शासन व्यवस्था में। नंबर 2 है कल्याणकारी का अभाव, कल्याण का तो सोच ही नहीं सकते जो परिधि वाले देश हैं। ठीक है ना। नंबर 3 है कच्चे पदार्थों का निर्यात विनिर्यात वस्तु का आयात, यानी कच्चे जो पदार्थ है उनका तो किया जाता है निर्यात, कच्चे पदार्थ का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। और जो विनिर्मित वस्तु है उसका क्या किया जाता है? आयात व निर्यात दोनों किया जाता है, निर्यात दोनों। ठीक है ना, विनिर्मित। तो ये थी निर्भरता के सिद्धांत की विशेषता, ठीक है, या प्राश्रिता के सिद्धांत की व्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही। अगले हम लेसन में पढ़ेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत, कार्यात्मक सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन कर देंगे। अगले जो वीडियो है उसमें पूरा का पूरा लेसन है वो पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो छोड़ना यार।